नमस्कार बंधुओं। और आज मैं उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ, और यह विषय है पशुओं में परजीवी। परजीवी, पर यानी दूसरे, पर जीने वाले। तो दूसरे पे जो जीने वाले जीवाणु होते हैं, जीवाणु क्या कहें, वो जीव होते हैं, तो इसको परजीवी कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ये परजीवी कितने तरह के होते हैं। तो इसको हम मुख्य रूप से दो भाग में बांटते हैं, और यह है बाह्य परजीवी यानी कि शरीर के जो बाहर लगे होते हैं, और अंतः परजीवी जो शरीर के अंदर लगे होते हैं। तो बाह्य परजीवी जो बाहर हैं, और अंतः परजीवी, तो अंतः तो शरीर का पूरा बड़ा सा भाग होता है, अलग अलग अंग होते हैं। तो इनको भी हम अंतः परजीवी को भी दो भाग में बांटते हैं। एक तो खून में रहने वाले परजीवी जो रक्त में रहता है, रक्त के थ्रू पूरे शरीर में कहीं भी जाता है, और दूसरा कि शरीर के अंगों में रहने वाले। ये अंग कौन कौन से हो सकते हैं? सारे अंग हो सकते हैं। जैसे सबसे मुख्य तो समझिए कि पेट के रास्ते आंतों तक, शरीर के मतलब खाने वाले चैनल में, जिसमें आंत में है, आंत भी आता है इसमें, और पूरे आंत में, पेट में, सारे में। तो ये है। दूसरा हो सकता है लंग्स में यानी फेफड़ा में, हार्ट में यानी दिल में, लीवर में भी परजीवी होते हैं, किडनी में भी हो सकते हैं, और मांसपेशियों में भी होता है। तो इन परजीवी को हम एक एक करके बाद में जानेंगे, लेकिन अभी हम जानते हैं बाह्य परजीवी के बारे में। बाह्य परजीवी में भी कई प्रकार के होते हैं। तो जो बाह्य परजीवी में होते हैं वो उनको हम दो तीन तरह के में बांटते हैं, और उसमें है सबसे पहला वो है टिक्स, माइट्स और लाइस। टिक्स, माइट्स और लाइस। पहला है टिक्स। टिक्स की जिसको आप अठैल भी कहते हैं, अठैल, अठगोरबा, मोकनी, मोकन, चमोकन, अलग अलग नाम से जानते हैं अलग अलग जगहों पे, लेकिन इंग्लिश में इसे टिक्स बोलते हैं। जिसके 8 पैर होते हैं और पशु के शरीर में बाहर से लगे होते हैं। कुत्ते का अलग होता है, गाय में भी होता है, भैंस में भी होता है, भेड़ में भी होता है। सभी गर्म खून वाले पशुओं में ये लगा होता है। इसको कहते हैं टिक्स। दूसरा क्या होता है? लाइस, जिसको ढील कहते हैं। बालों में ढील, मनुष्य में भी बालों में ढील होता है। तो ये ढील, लाइस, ये भी बाह्य परजीवी है। और वैसे ही एक और चीज है जिसको कहते हैं हम माइट्स। माइट्स ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म जैसे होते हैं, और ये भी 2-3 तरह के होते हैं। ये कौन कौन हो सकते हैं? तो पहला होता है इसमें सार्कोप्टिक और सिरोप्टिक। तो ये क्या है कि चमड़े के अंदर भी जाकर रहते हैं, तो इसलिए इसमें खुजली, नोचनी ये सब जो होता है, ये सब जो होता है, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा एक अलग ही विषय हो जाता है, पूरा लंबा सा। इसको हम लोग अगली बार पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं टिक्स के बारे में, जिसको कहते हैं चमोकन, मोकन, मोकन, मोकनी, अठगोरबा, अठैल, ऐसे ऐसे नामों से जानते हैं। तो ये जो मोकन होते हैं ये क्या करते हैं रह के? तो सबसे पहली बात है कि ये परजीवी है, यानी कि आपके पशु के ऊपर जीते हैं, यानी कि आपके पशु का जो खाना होता है, भोजन होता है, उससे बनने वाले खून को चूस के अपना पेट भरते हैं। तो चलो, खून को चूसे, इतना छोटा सा जीव है, कितना खून चूसेगा इतने बड़े से पशु के शरीर पे, लेकिन खून को चूस के ये बहुत ढेर सारे अंडे देते हैं, लाखों हजारों। अगर आपने इसका नियंत्रण नहीं किया तो कुछ दिनों में ये पूरे शरीर पर छा जाता है, और भारी मात्रा में ये पशु का खून चूसते हैं, निकालते हैं, और इसके कारण कई बीमारियां भी हो जाती है। ये खून चूसने से बता रहा हूं मैं, सिर्फ ये खून चूसने से कई बीमारियां हो जाती है, जिसमें टिक फीवर भी आता है। बहुत सारा खून निकल जाता है तो टिक फीवर होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इन टिक्स के साथ, वो है इनका बीमारी फैलाना। ये बहुत सारी बीमारियों को एक पशु से दूसरे पशु में फैलाता है, और ये उसके वेक्टर का काम करता है। उसमें कुछ जो बीमारी होती है, उसके जो कारक होते हैं, उसका जो जीवन चक्र है वो इस टिक्स के अंदर से ही पूरा होता है। तो आइए मैं एक एक करके उन बीमारियों के बारे में संक्षिप्त बता देता हूं। ऐसे उन बीमारियों के बारे में विशेष रूप से अलग से बताएंगे। तो ये क्या बीमारी हो सकता है? तो पहला बीमारी जो आपको सुन के
आश्चर्य होगा, और वो बीमारी है जिसको आप जानते हैं रेड वाटर के नाम से, जिसको अंग्रेजी में यानी वैज्ञानिक भाषा में बबेसियोसिस बोलते हैं। बबेसिया एक रक्त का कीड़ा है, खून का कीड़ा है, जो पशुओं के खून में रह के बीमारी करता है। अगर किसी बबेसिया वाले पशु को ये टिक्स काटता है और उसके जो खून जाता है पेट में, उसमें ये कीड़ा चला जाता है। फिर क्या होता है, यही टिक्स जब दूसरे स्वस्थ पशु को काटता है तो उसके खून से निकल के, उसके लार से निकल के यह उस नए पशु के शरीर में प्रवेश कर जाता है और यह वहां फिर जाके बढ़वार करता है और बीमारी को उत्पन्न करता है। तो ये हुआ जो आप देखते हैं कि रेड वाटर यानी कि पेशाब बिल्कुल लाल होने लगता है, आप परेशान हो जाते हैं, बहुत बुखार होता है और ये बीमारी बहुत तेजी से पशु को मारता है। बहुत टाइम नहीं लगता इसको, अगर नहीं इलाज किया गया तो बहुत जल्दी ही सारा खून फट जाता है और पशु मर जाता है। ऐसे ही एक दूसरा बीमारी है जिसका नाम आप सुन चुके होंगे शायद, वो है थायलेरिया, जिसमें क्या करते हैं आप शायद नाम ना जानते हो, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि ग्लैंड हो गया है पशु के, यहाँ पे ग्लैंड हो जाता है। तो इस ग्लैंड के कारण क्या होता है कि पशु थायलेरिया का शिकार होता है। तो जिस पशु में थायलेरिया बीमारी है उसको ये टिक्स काटता है तो उसके रक्त से ये बीमारी टिक्स के मुंह में आ जाता है, लार में आ जाता है, और जब ये फिर दूसरे पशु को काटने जाता है, स्वस्थ पशु काटता है, तो ये वहां भी चला जाता है। वहां जाके फिर ये बढ़ता है और जब बहुत संख्या में हो जाता है तो पशु में थायलेरिया रोग करता है। और शरीर चूंकि इस रोग से लड़ता है तो इसीलिए उसके जो लिम्फ ग्लैंड है जो फूल जाता है। तो लिम्फ ग्लैंड के सूजन से हम लोग जानते हैं कि कोई बीमारी अंदर चल रहा है, जिससे लड़ाई चल रही है, इसकी थायलेरिया की ये अच्छी पहचान है। ये हो गया। एक और बीमारी है जो टिक्स से फैलने वाली बीमारी है, उसको कहते हैं एनाप्लाज्मा। इस बीमारी में आपको लगता है कि पशु को सर्रा हो गया है, बुखार ठीक नहीं होता है, बुखार अप डाउन होते रहता है। इस बीमारी को हम फिर अलग से बताएंगे, लेकिन यहां हम जानते हैं कि जिसका कारक ये टिक्स ही है। ये अठैल, मोकनी, चमोकन जो इस नाम से भी जानते हो, यही इन तीनों रोगों का कारक है, जो तीनों रोगों को पैदा करता है। तो अब हम देखते हैं कि इस टिक्स का नियंत्रण करना, इस टिक्स को अपने पशु के शरीर पे नहीं आने देना कितना महत्वपूर्ण है। बहुत लोग बताते हैं कि नहीं टिक्स था लेकिन सब हम मार दिए थे, अब नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर टिक्स आया है, वो अगर बीमारी शरीर पशु के खून में डाल चुका है तो वो खून में वो बढ़ रहा होगा, आप मारने के बाद भी वो रहता है अंदर और बीमारी करके जाता है। तो ऐसा नहीं कि अभी अगर टिक्स नहीं है शरीर पे तो ये बीमारी नहीं होगी, पहले था वो भी बीमारी करके गया होगा, अभी बीमारी हो सकती है। इसलिए इस टिक्स का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। तो आते हैं हम अब टिक्स के नियंत्रण पे कि टिक्स का नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। टिक्स के नियंत्रण में सबसे जो बड़ी बात है वो है इसके अंडे और बच्चे को मारना। आप क्या करते हैं, दवा जब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा टिक्स हो गया है, बहुत ज़्यादा मुकन हो गया है, तो दवा लेते हैं, उसको दवा लगा देते हैं। दवा लगा के आप निश्चिंत हो जाते हैं कि मर गया सब, लेकिन कुछ दिन में फिर से आ जाता है और लोग कंप्लेन करने आते हैं मेरे पास कि फिर हो गया, क्या करें। तो ये कहाँ से आता है, क्योंकि जो दवा अपने शरीर पर लगाया वो अंडों को नहीं मारा। अंडा कहाँ रहता है, नीचे जमीन पे, नाद के नीचे, दीवारों में, दरारों में, तो वो तो मरा नहीं, वो अंडा बच्चा बन गया और बच्चा बन के फिर ससरते चलते हुए आपके पशु के शरीर पे आ गया। और जब वो बड़ा हो गया, फिर से अंडा दे दिया, तब आपका ध्यान आता है अरे फिर हो गया, फिर मारते हैं, तब तक वो फिर अंडा दे दिया होता है और उसका जीवन चक्र चलते रहता है। तो सबसे बड़ा काम इसमें यह है कि जब भी आप टिक्स का, मोकन का, चमोकन का नियंत्रण करें तो लगातार 3 सप्ताह करें, हर सप्ताह। तो इससे क्या होगा कि उसका जो बढ़वार है, बच्चा है, अंडा है, वो समूल खत्म हो जाएगा, वो भी मर जाएगा। तो फिर से ये टिक्स या मोकन चमोकन नहीं होगा। तो ये है टिक्स के नियंत्रण का टिप्स। अगर आपके पास कुछ टिप्स है पहले से तो उसको आजमाइए, लेकिन ये वाला टिप्स जरूर करें, क्योंकि अगर 3 सप्ताह लगातार नहीं किए तो फिर वो फिर से बच्चा देने लायक हो जाता है, अंडा देने लगता है। अगर नियंत्रण करना है तो नियंत्रण कैसे करेंगे, नियंत्रण के बहुत तरीके हैं। जैसे लगाने वाली दवाई आती है, साइपरमेथ्रिन, अमिट्राज,
ऐसी दवाइयाँ आती है बनके, जिसको 1 लीटर पानी में 2 ml से 4-5 ml तक का खुराक होता है, उतना दवाई डाल के हमारे पशु को नहलाते हैं तो ये मर जाता है। नहलाने में सावधानी बरतनी पड़ती है कि ये दवाई जहरीली होती है, इसलिए पशु उसको चाटे नहीं, लगे नहीं, इसलिए उसको जाप देना चाहिए। और दवाइयों के हिसाब से आप देख लें कि कितनी मात्रा डालना है दवाई में। बहुत ज़्यादा डालने से भी परेशानी हो जाती है, क्योंकि पशु के चमड़े से भी, अगर पीता नहीं है, मुंह से नहीं चाटता, चमड़े से भी दवाई अंदर जाता है शरीर में, शरीर छेद होता है इसमें छोटे छोटे, तो उससे भी दवा चला जाता है। इसलिए इसकी मात्रा का बिल्कुल ध्यान रख के उतने ही मात्रा का उपयोग करें। बहुत ज़्यादा दवाई, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दवाई लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा मर जाएगा। इसलिए बिल्कुल जितनी मात्रा प्रिस्क्राइब है उतनी ही मात्रा डालें और तभी मोकन का नियंत्रण करें। और जितना समय के बाद, जैसे 1 घंटा लगाने के 1 घंटा बाद अगर उसको नहलाना है, जैसे साइपरमेथ्रिन में साइपरमेथ्रिन लगाते हैं तो 1 घंटा बाद पशु को नहलाना रहता है, तो नहला देंगे, साफ कर देंगे, कंघी कर देंगे तो मरा हुआ सब बाहर निकल आएगा। और बचे हुए दवाई को क्या करेंगे, बथान में, नादी के नीचे, दीवार में, सब में छिड़क देंगे। और जब छिड़केंगे तो पशु को बाहर रख देंगे और 1-2 घंटा बाद ही उसको अंदर डालेंगे। पशु को दवा छिड़कने के बाद तुरंत उसमें नहीं लाना है। कुछ और दवाइयाँ हैं, जैसे अमिट्राज है, तो उसमें धोने की जरूरत नहीं पड़ती है बाद में दोबारा। और एक और ध्यान देने की बात है कि जब आप दवाई लगाने जाएं तो पशु भीगा हुआ नहीं होना चाहिए। जब पशु भीगा होगा तो क्या होगा, जो आप दवा लगाएंगे 1 लीटर पानी में आपने 3 ml घोला है और 1-2 लीटर पानी तो शरीर में है पशु के, तो क्या होगा, ये घोल गाढ़ा नहीं रहेगा, पतला हो जाएगा, जो पशु उसको टिक्स को मारने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। तो ये है कि अगर धोना हो तो 1 दिन पहले, और जिस दिन आप पशु को ये दवा लगाने जाएं उस दिन पशु को सूखा रखें, ताकि ये जितना दवाई लगा रहे हैं उतनी ही मात्रा उसको लगे। कपड़े से उल्टा रुमाल लगाएं, हो सकता है आप ऊपर से नहला दें और ये पानी फिसल के बाहर निकल आए और टिक्स अंदर रह जाए, तो क्या करें, कपड़े में भिगाइए और उल्टे रुमाल, बाल का उल्टा लगाइए, पशु के पूरे शरीर पे लगा के 1 घंटे छोड़ दीजिए, तब ये अंदर जाएगा दवाई और काम करेगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है, जो आप जब दवा का प्रयोग करें तब करें। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ आती है जो पशु को खिला देने से भी ये टिक्स गिर जाते हैं, तो ऐसी दवाइयों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आइवरमेक्टिन की गोली आती है, आइवरमेक्टिन की गोली सही मात्रा, ये मात्रा देखना जरूरी होता है, तो लगभग 300 किलो के लिए 100 मिलीग्राम की गोली आती है, और इस गोली को खिला देंगे तो ये कुछ दिनों तक, कम से कम 21 दिन तक तो आपके पशु का सुरक्षा कर ही लेगा। तो इसका मात्रा का ध्यान बिल्कुल रखें। छोटे पशु हैं तो उस गोली को ऐसी मात्रा में कम कर देना है। 50 किलो के वजन पे 10 mg दवाई देते हैं, तो आप देख लेंगे कि कितना दवाई आप दे सकते हैं, तो इस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। कुछ इंजेक्शन भी आते हैं लगाने वाले, जिसमें आइवरमेक्टिन सबसे पहला है। आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन चमड़े में लगाते हैं, तो यही काम करता है, जो खिलाने वाला काम करता है वही काम ये करता है और पशु को बहुत दिनों तक सुरक्षित करता है। ऐसे ही और भी दवाइयाँ आई है जो रीढ़ पर डालने वाली दवाई है, जो रीढ़ पर डाल देते हैं, उससे भी होता है। कुछ साबुन बना हुआ आ रहा है आजकल, बाजार में मिल जाएगा आपको, जो साबुन पशु को पूरा जैसे नहलाते हैं, साबुन लगा के आप शैम्पू लगा के नहलाते हैं, वैसे साबुन लगा देते हैं। शैम्पू भी आता है, कुत्तों के लिए आता है, गायों के लिए भी आ गया है शैम्पू आता है, जिससे शैम्पू को लगा देंगे, थोड़ी देर छोड़ेंगे 10 मिनट लगा के और उसको मलेंगे, उतने में सारे टिक्स और ढील सहित, ढील के लिए बात कर रहा हूँ मैं, टिक्स और ढील दोनों ही के लिए बात हो रही है, तो टिक्स और ढील सब मर जाते हैं। शैम्पू, साबुन लगाने वाला, रीढ़ पे गिराने वाली दवाई आती है, जिसको सिर्फ आप रीढ़ पे गिरा देंगे। इसके साथ कुत्तों के लिए कुछ कॉलर आता है, बेल्ट आता है बना हुआ, अब बेल्ट सिर्फ गले में पहना देंगे, उससे भी नियंत्रित हो जाता है ये टिक्स और माइट्स तो नहीं, ये टिक्स नियंत्रित हो जाता है। तो ये है कुछ बचाव के उपाय जो टिक्स और लाइस यानी ढील से आपके पशुओं को बचा सकता है। तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे, आप इन तरीकों को अपनाएंगे, तो आपके पशु को टिक्स से बचा सकते हैं, और टिक्स से बच जाएगा तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाएगा। 3 बीमारी का तो मैंने अभी आपको जिक्र कर दिया, इसके अलावा और भी चीजें हैं जो पशु को कमजोर कर देता है, इसके खून चूसने से, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में खून चूसता है। तो आइए हम टिक्स के नियंत्रण पे काम करें। और एक चीज और ध्यान देंगे कि टिक्स का नियंत्रण अगर आप अकेले करते हैं तो भी पड़ोसी के यहाँ से ये टिक्स आ जाएंगे। तो ये भी देखना है कि अगल बगल वाले भी साथ साथ काम करें और सब मिलके एक बार टिक्स का नियंत्रण करें, नहीं तो आप मार देंगे, आपके पड़ोस से फिर आ जाएगा आपके पशु पे। तो ये एक सामूहिक प्रयास किया जा सकता है जिससे आप टिक्स का नियंत्रण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मैं इसका अगला टॉपिक लूंगा और इसके और बिंदुओं से आपको अवगत कराऊंगा। धन्यवाद।